Hello students, I am Raman Gupta and in this video I'll explain the same essay on going a journey in Hindi so that you may understand the content easily. इस ऐसे ऑन गोइंग अ जर्नी में हैज़लिट ये कहता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो अकेले घूमने जाना या सैर करने में जाने में ही आता है। हैज़लिट जो कि एक लेखक है वो ये कहता है कि कमरे के अंदर तो वो अपने साथियों के साथ बैठना पसंद करता था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाता है तो वहाँ पर वो अकेले जाना पसंद करता है। यहाँ पर उसे किसका साथ मिलता है? यहाँ पर उसे प्रकृति का साथ मिलता था, जो कि उसके लिए बहुत था। और प्रकृति के साथ वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। साथियों के साथ सैर पर जाने का मतलब ये होता था कि वो सब बातें करते हैं और उस चीज़ को वो बहुत ही बुरा मानता है। और वो प्रकृति के साथ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है और ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की बजाय वो जाना चाहता है और वहाँ पर इस अर्बन एरिया और अर्बन एनवायरनमेंट जो शहरी वातावरण है उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाना चाहता है। और वो एकांत को ज़्यादा पसंद करता है। हैज़लिट के अनुसार अगर कोई घूमते हुए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह उस घूमने या उस सैर का पूरा मज़ा नहीं ले सकता। और जो स्वतंत्रता है वो क्या होनी चाहिए? सोचने, अनुभव करने और जो भी उसके मन में आए वो सब करने की। इस तरह से हम सब अपने पीछे छोड़कर जा सकते हैं जो हम साथ नहीं ले जा सकते, जिसे हम याद नहीं रखना चाहते। ऐसी यात्राओं में किसी मित्र का साथ होना अनर्थक होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है सिर्फ साफ़ नीले आकाश की, हरी घास की, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो और शाम के भोजन से पहले 3 घंटे की सैर। फिर हम सोच विचार से काम में लग सकते हैं। इस प्रकार हैज़लिट आनंद से इधर उधर घूम सकता है, हंस सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है तथा गाना गा सकता है। वह आगे बढ़ते हुए बादल को भी देखता है और फिर अपने बीते हुए समय के विषय में भी सोच सकता है। ऐसे समय में बहुत समय पूर्व भुला दी गई बातें भी हमारे मस्तिष्क की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। अब इस समय हैज़लिट अपने स्वाभाविक रूप में सोचने विचारने लगता है। हैज़लिट को एक शब्द के अलग अलग अर्थों में प्रयोग, एक ही आवाज़ का बार बार प्रयोग करना और तर्क वितर्क, विचारों का विश्लेषण आदि का बड़ा शौक़ है। इसलिए इस अवसर पर उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। लेकिन इस अवसर पर उसे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं क्योंकि इस समय अन्य बहुत सी बातें हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस तरह इस अवसर पर गुलाब की मधुरता का आनंद उसे लेना पसंद है या वो लेना चाहेगा, पर इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उसे पसंद नहीं है। डेज़ी फूल उसके हृदय को प्रभावित करता है। ऐसा सैर करने वाला व्यक्ति किसी के लिए भी सैर में अच्छा साथी नहीं बन सकता। अतः हैज़लिट अकेले ही सैर पर जाने को पसंद करता है। जब
उसका ऐसा मन होता है कि अकेला आदमी तो मन में आए जब धीरे धीरे पैदल चल सकता है या घुड़सवारी कर सकता है तथा अपने दिवा स्वप्नों का मज़ा भी ले सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने पर ऐसा करना बुरा माना जा सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इस तरह की प्रकृति का हो ये आवश्यक नहीं है। हैज़लिट इसलिए या तो सैर के लिए बिल्कुल अकेले जाना पसंद करता है या फिर पूर्ण रूप से दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य तथा व्यवहार करता है। वो कहता है कि दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको एंजॉय। एक तो क्या है कि अकेले जाएं और पूरी तरह से अपने हिसाब से चलें स्वतंत्र रूप से, और दूसरा क्या है कि अगर किसी के साथ ही जाएं तो फिर पूरी तरह से उनके हिसाब से चलें और व्यवहार करें। या तो वह बात करना चाहता है और या फिर बिल्कुल ही चुप रहता है, चलता है या चुप बैठ जाता है, साथियों के बीच रहता है या अकेले रहता है। जैसा कि कॉबेट ने कहा है, एक अंग्रेज़ को एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि वह बात भी करे तथा विचार भी करे, वार्तालाप भी करे तथा मन में सोच विचार भी करे। वो कह रहे कि एक समय पर एक ही बात करनी चाहिए। एक साथ दो बातें करते हैं तो उसमें डाइवर्जन होता है। जो आप मुख्य जो आपका टारगेट होता है, मकसद होता है, उससे आप भटक जाते हैं। स्टर्न को सैर में साथी की आवश्यकता इस बात के लिए होती थी कि अधिकाधिक लंबी होती हुई परछाइयों के सौंदर्य के विषय में वह अपनी टिप्पणी कर सके। इसके लिए आवश्यकता है इस बात की कि सैर को जाने वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करें। ऐसा करना निर्विघ्न प्रभाव पड़ने देने में विघ्न उत्पन्न करता है। यह हो सकता है कि हम अपने साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। हमें प्रकृति की पुस्तक को दूसरों के लाभ के लिए शब्दों में अनुदित किए बिना पढ़ना चाहिए। अतः हैज़लिट ने यात्रा में संश्लेषण का तरीका अपनाया है। इस तरीके में अनुभव को एक पूर्ण अनुभव के रूप में देखा गया है। अनुभव प्राप्त करने के बाद जब हम अकेले होते हैं तो विचार स्वतंत्रता पूर्वक मस्तिष्क में तैरते हुए से आते जाते हैं। वह उन विचारों को पसंद करता है तथा उनमें पूर्ण विश्वास रखता है। कॉलरिज गहनता से अनुभव कर सकता था तथा अन्य लोगों को भी अनुभवों की पूर्णता समझाने तथा उसका आनंद लेने में सहायता पहुंचाने में रुचि लेता था। वह सुंदर प्राकृतिक दृश्य को एक शिक्षाप्रद कविता के रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ था। वह इसी पर पिंडारिक ओड भी लिख सकता था। हैज़लिट यह स्वीकार करता है कि कवियों के समान उसके पास मूर्त भावनाएं और सुंदर शब्द आदि नहीं हैं। पोइट्री की प्रेज़ करते हुए वो कहता है, कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, जो कि उसका मित्र भी था और एक पोइट था, कवि था, उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि कवि जो हैं उनके पास ज़्यादा सुंदर शब्द हैं और जो कॉन्क्रीट इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा बना सकते हैं बजाय कि निबंध लेखकों के। कोई भी अच्छी चीज़ या व्यक्ति बाह्य जगत में के आने वाले आनंदों को बिगाड़ सकता था। लैम्ब कमरे में बैठे होने पर श्रेष्ठ साथी था, पर सैर को जाने में नहीं था। सैर में कोई बड़े आनंद से यह बात तो कर सकता है कि वह सराय में शाम को भोजन में क्या खाना चाहेगा। खुली हवा इस प्रकार के वार्तालाप को तो सुधारती है तथा भूख को तेज़ करती है। सराय में जिस भोजन की अपेक्षा की जाती है उसके स्वाद को सड़क के प्रत्येक मील का फासला अधिकाधिक बढ़ाता जाता है। रात आने पर किसी नगर या शहर में प्रवेश करना आनंददायक होता है। उसके बाद आनंद में से सराय में प्रवेश करते हैं। ऐसे अवसर वास्तव में बड़े कीमती होते हैं तथा हैज़लिट उन्हें किसी भी के साथ बांटना नहीं चाहता। चाय पीने के बाद वह अपने शाम के भोजन में क्या खाएगा इसके विषय में प्रसन्नतापूर्वक सोच सकता है। एक भिन्न परिस्थिति में सेंटो पेंजा गाय की लड़ी पर ही अड़ गया।
हैज़लिट तस्वीरों के दृश्य देखना या शैडो के समान विचार करना अधिक पसंद है। इसके बाद में हम रसोई घर की आवाज़ सुनते हैं तथा माँ के भोजन के सुगंध लेते हैं। इनको अपनी स्मृति में खजाने की तरह से संभाल कर रखना पड़ता है। यदि उसे किसी से बातचीत करनी होती है तो हैज़लिट अजनबी से बातचीत करना पसंद करेगा। अजनबी उसके चरित्र और अन्य बातों को स्थान और परिस्थितियों के संदर्भ में ही समझेगा, और क्योंकि अजनबी हैज़लिट को तथा उसके कार्यों के विषय में कुछ भी नहीं जानता होगा, हैज़लिट आसानी से अपने आप को भूल सकता है, क्योंकि वो अजनबी व्यक्ति है और उसको जानता नहीं है। इस परिस्थिति में मित्र तो कंटक सिद्ध होगा। सराय किसी व्यक्ति को अनजान बने रहने में सहायता देगी। यह सराय में रहने का विशेष लाभ है। यहाँ हैज़लिट अपनी दुराग्रही, सताने वाली तथा सदा रहने वाली व्यक्तिगत पहचान को प्रकृति में कुछ समय के लिए विलीन कर सकता है। वह इस समय की परिस्थिति मात्र का प्राणी बन जाता है। वह दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता और न ही दूसरों की घृणा का पात्र बनता है। उसे लोग केवल कमरे में रहने वाले एक भद्र पुरुष के रूप में ही जानते हैं। दूसरे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं तथा वे जो कल्पना या अंदाज के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं वे गलत सिद्ध होते हैं। वह उत्सुकता का पात्र बन जाता है। इस प्रकार सराय हमें प्रकृति के स्तर पर ला देती है। हैज़लिट ने अपने जीवन के कुछ श्रेष्ठ क्षण भिन्न भिन्न सरायों में बिताए हैं। उसने कुछ दार्शनिक समस्याएं भी सरायों में सुलझाई, जैसे कि यह समस्या की समानता विचारों के साहचर्य का मामला नहीं है। वहीं उसने अनेक रोचक पुस्तकें भी पढ़ी हैं। उसने पॉल एंड वर्जीनिया पढ़ा, कैमिला और न्यू एलिज़ा पढ़ा। वह स्थान जहां उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी वह जादुई स्थान है। यात्रा कल्पना शक्ति की निकटदर्शिता और सीमित दर्शिता तथा चंचलता को दिखाती है। स्थान परिवर्तन के साथ हमारे विचारों में भी बदलाव आ जाता है। हमारी भावनाएं और हमारे विचारने का ढंग भी बदल जाता है। हो सकता है कि हमारे विचारों में विस्तृतता ना आए या हमारे विचार बड़े ना हों, परंतु हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम शहर को भूल जाते हैं और शहर में हम ग्रामीण क्षेत्र से घृणा करते हैं। हमारे पास की चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। हमारा मस्तिष्क एक के बाद एक भिन्न भिन्न धुनें प्रस्तुत करता है। जब हम अपनी जानी पहचानी सराय के पास पहुंचते हैं, हम परिस्थितियों, भावनाओं, विभिन्न लोगों, चेहरों और विभिन्न लोगों के नामों को याद करते हैं। उन्हें हम वर्षों से भूल चुके थे, पर यहाँ हम बाकी संसार को भूल जाते हैं। खंडर, जल सेतु और तस्वीरें किसी मित्र के साथ देखी जा सकती हैं। उनके विषय में हम बातचीत कर सकते हैं। यहाँ भावनाएं दूसरों को प्रकट की जा सकती हैं। जब हम किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो हम उस स्थान के बारे में सोचते हैं जहाँ जा रहे हैं। जब हम अकेले जाते हैं तो हम इस बात में रुचि लेते हैं कि हमें रास्ते में क्या मिलेगा। हम अपनी यात्रा के लक्ष्य पर पहुँचने के लिए उत्सुक ही नहीं होते। एक अनजान जगह में हम पानी से बाहर मछली के समान विचलित महसूस करते हैं। परंतु जब हैज़लिट 1822 में फ्रांस गया तो उसे इस प्रकार का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि नेपोलियन का महान प्रशंसक था। परंतु 1822 तक जब यह निबंध लिखा गया था, नेपोलियन मर चुका था। फ्रांस के लोगों को बोरबन्स के शासन भार को वहन करना पड़ा था। इसलिए हैज़लिट कहता है कि तस्वीरें, वीर नायक, महानता, शौर्य और स्वतंत्रता फ्रांस से गायब हो चुके हैं। विदेश में बिताया गया समय आनंददायक तथा शिक्षाप्रद माना जाता है। हम रोमांचित हो जाते हैं। दुखदायक विचारों और यादों को भुलाने के लिए लोग विदेश में जाते हैं। विदेश यात्रा रोमांचक तथा आनंददायक लगती है, परंतु हैज़लिट का विचार है कि विदेश यात्रा हमें सच्चा स्थायी आनंद नहीं देती है। यदि हम अपने जीवन के ध्येय पूरे करते हैं तो वे मातृभूमि में ही किए जा सकते हैं, विदेशों में नहीं।
इसलिए वो कहता है कि जो काम हम घर पे कर सकते हैं, अपने निवास पे कर सकते हैं, वो हम बाहर विदेश में नहीं कर सकते। हैज़लिट अपनी देश प्रेम की भावना का प्रदर्शन यह करता है कि वह अपना सारा जीवन विदेश में व्यतीत करने को तैयार है, बशर्ते कि उसे अपने देश में बिताने के लिए एक जीवन उधार मिल जाए। तो विद्यार्थियों, ये था इस ऐसे का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या हिंदी में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और ये ऐसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन करके बता दिया है, और आप इसको समझ सकते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।